यूसीसी मुस्लिमों की 4 शादियां रोकने के लिए है। सिविल और क्रिमिनल कानून क्या होते हैं? अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और ऐसी ही और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये मुस्लिमों की 4 शादियां रोकने के लिए लाया जा रहा है। यूसीसी आखिर है क्या? इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सिविल और क्रिमिनल कानून क्या होते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हैं। उसके बाद ही ये जाना जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्मों के निजी मामलों में कितना दखल देगा। भारत में मोटे तौर पर 2 तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के तहत आते हैं चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसे आपराधिक मामले। ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होते हैं। उदाहरण के लिए अगर रीमा ने मिताली को चाकू मार दिया तो मिताली की तरफ से स्टेट यानी राज्य सरकार केस लड़ेगी, क्योंकि रीमा ने हमला सिर्फ मिताली पर नहीं किया बल्कि समाज के एक नागरिक पर किया है जिसकी जिम्मेदारी स्टेट की है। ऐसे क्रिमिनल मामलों में अपराध करने वाले के खिलाफ सजा की डिमांड की जाती है। क्रिमिनल कानून आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा। क्रिमिनल मामलों में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। दूसरी तरफ अगर सिविल लॉ की बात की जाए तो सिविल लॉ 2 व्यक्तियों, संस्था या समूहों के बीच के विवाद पर लागू होता है। इसमें स्टेट यानी सरकार का ज्यादा दखल नहीं होता। उदाहरण के लिए 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो तो सिविल लॉ के तहत निपटाया जाएगा। मान लीजिए रीमा ने कोई जमीन खरीदी, कुछ दिनों बाद मिताली भी उस जमीन पर दावा करने लगी कि ये जमीन उसने खरीदी है। ऐसे में सिविल अदालत ये तय करेगी कि ये जमीन असल में रीमा की है या मिताली की है। सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। अगर पर्सनल लॉ की बात करें तो वो सिविल लॉ का ही एक हिस्सा है। अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाइयों के लिए क्राइस्ट एक्ट है, पारसियों के लिए पारसी एक्ट है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसे हमें कुछ उदाहरणों से समझना होगा। मान लीजिए कि पुराने समय में किसी युद्ध में बड़ी संख्या में वहां के पुरुष मारे गए और इससे जेंडर रेशियो बिगड़ गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। तो ऐसे में उस समय के समाज ने पुरुष की 1 से ज्यादा शादियों का कॉन्सेप्ट अपना लिया। एक दूसरे उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कि किसी समाज में जमीन की कमी पड़ गई, तो आने वाली पीढ़ियों में जमीन के और छोटे टुकड़े न हो जाएं, इसके लिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से करनी शुरू कर दी। बाद के दिनों में जब दोनों समाज आपस में मिले तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई, यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते थे, वहीं कुछ पुरुषों की सिर्फ एक महिला से शादी होती थी। जबकि आज के वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की जरूरत ही नहीं दिखाई देती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में ऐसे ही पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इस पर अभी कोई ड्राफ्ट जनता के सामने पेश नहीं किया गया है। वैसे स्कूल यूनिफॉर्म के उदाहरण से यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान लोगों पर एक जैसे सिविल कानून। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार में कहा गया कि जो अनइक्वल है, यानी कि जो असमान लोग हैं, उन पर एक समान कानून लागू नहीं होगा, यानी एक जैसे लोगों पर ही एक कानून लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, उसमें पैंट, शर्ट और जूते का रंग एक जैसा होता है, जिससे अमीर, गरीब या ऊंच नीच का भेद मिट जाए। लेकिन यूनिफॉर्म में भी सभी बच्चों के पैंट का साइज या जूते का साइज एक जैसा नहीं रखा जा सकता, वो बच्चों की लंबाई चौड़ाई से तय होता है। इसी तरह यूसीसी में भी समानता के साथ साथ भिन्नता की जरूरत महसूस हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद पर्सनल लॉ का रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद भी रखने पड़ेंगे।
उदाहरण के लिए अगर सरकारों ने नागालैंड के नागाओं से वादा किया है कि हम उनके रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या आदिवासियों से वादा किया है तो हमें वो वादा निभाना होगा। इसके साथ ही यूसीसी में रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। हमारी राय में यूसीसी पर एक्सट्रीम पोजीशन लेना गलत है। जैसे यूसीसी के विरोधी बोलते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो, जो कि पिछले 75 सालों में नहीं बनी है और आगे भी बननी मुश्किल है। उधर यूसीसी के कट्टर समर्थक कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस देश में कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी, वहां सब कुछ एक जैसा कैसे हो पाएगा। इसलिए यूसीसी में रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संविधान की जो 3 बुनियाद हैं, कानून का शासन हो, भेदभाव ना हो, बराबरी का अधिकार हो, इसे ही ध्यान में रखकर पर्सनल लॉज में सुधार करना चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला और ठोस कदम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, जैसे सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि हिंदू लॉ से हुई ज़्यादातर शादियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया जाता। इसी तरह तलाक के आधार हों। इस्लाम में खुला के ज़रिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार है, लेकिन भारत में अभी तक ठीक तरीके से लागू ही नहीं किया जा सका। होना ये चाहिए कि यूसीसी के प्रावधान प्रोग्रेसिव और संविधान के मुताबिक हों, क्योंकि किस समाज में किस तरह के और कैसे कैसे रीति रिवाज है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सरकार के पास भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू समाज में ही कहीं सप्तपदी होती है, कहीं 5 फेरे होते हैं और कहीं सिर्फ मालाओं की अदला बदली से ही शादी हो जाती है। इसलिए यूसीसी में रीति रिवाजों को ध्यान में रखना चाहिए। यूसीसी 3 तरह से लाया जा सकता है। पहला, नया कानून बने। दूसरा, कानून में सुधार हो। तीसरा, कानूनों का आपस में तालमेल बढ़ा दें। सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि इसे एक साथ नहीं, किश्तों में लाया जाए। 21वें लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।